हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे आपके सीसेट स्ट्रेटजी को लेकर। आप सभी जानते हैं कि 12 अक्टूबर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो अब जितना भी टाइम पीरियड बचा हुआ है, इस टाइम पीरियड को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, किस सब्जेक्ट के लिए, सीसेट के लिए। देखिए भाई, आप साल भर जीएस पेपर 1 को देते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है जिसके नंबर जुड़ने हैं हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन माना कि सीसेट एग्जाम एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाते, बट रिक्वायरमेंट इज दिस कि आपको सीसेट में पास होना ज़रूरी है। अगर आप सीसेट में पास ही नहीं होगे तो आपने पेपर 1 के लिए जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। ओके, तो नाउ टुडे सेशन हम आज की क्लास में बात करेंगे कि अब जो आपके बचे कुछ दिन हैं, इन दिनों पर आप सीसेट का एक कैसा टाइम टेबल सेट करें जिससे आप ईच एंड एवरी डे को भाई सीसेट के लिए भी टाइम दे पाएं और रिमेनिंग जो आपका पोर्शन जो मेन पेपर 1 है आप उसको भी टाइम स्लॉट दे पाएं, तो भी सीसेट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पूरे टाइम सीसेट मतलब पूरे टाइम हम जीएस पेपर 1 पे ध्यान दे रहे हैं और सीसेट को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि सीसेट में जो आपका यूपीपीएससी का जो सीसेट का सिलेबस है वो क्या है, क्या उसका पैटर्न है ना, और इसमें कैसे क्या आप इस लास्ट टाइम पर ध्यान रखेंगे तो आपका सीसेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट द स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग सीसेट, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो ले लीजिए, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट जो पहली बार पेपर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता कि भाई सीसेट है तो सीसेट में आता क्या क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिनको सब कुछ पता है। अगर आपको पता है ऑलरेडी तो आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपके काम की बात मैंने लास्ट में बोली हो या बीच में बोली हो, जिसके लिए आप इस वीडियो को देखने आए हैं नाउ। बट ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए भी, जिनको आता है उनके लिए भी, है ना। और जिनको सब कुछ आता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, वो अपने तरफ से भी तैयारी कर ही रहे हैं। नाउ कम टू द टॉपिक, अगर हम सीसेट की बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश पीएससी एग्जाम का ये पेपर 2 होता है सीसेट, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं इस पेपर में। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, दैट इज 100। मतलब 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको शीट पेपर में दिखेंगे। क्लियर? हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का ना होकर 2 नंबर का होगा। दैट्स वाई जो टोटल मार्क्स इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं वो होते हैं 200। बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि 200 नंबर का पेपर है या 100 नंबर का पेपर है। तो लेट मी क्लियर यू कि 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स हैं कुल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग, यस 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। मतलब अगर आपने गलत किया तो आपका भाई 1/3 अंक कट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेचर में ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, मतलब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 33% लाना है, बिकॉज सीसेट के मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ रहे। ओके, तो जब मार्क्स जुड़ नहीं रहे तो क्यों ही इतना मेहनत करना है। सबसे पहला थॉट तो 99% बच्चों के मन में यही आता है कि जब मार्क्स नहीं जुड़ रहे तो क्यों इस पे ध्यान देना है। बट मैं आपसे कहूंगी कि मार्क्स नहीं जुड़ रहे, लेकिन इतने मार्क्स लाना मैंडेटरी है। अगर आपने 33% भी नहीं लाया तो आप डिस्क्वालीफाई हो। अब आपने पेपर 1 में कितनी टॉप रैंक ले आई, कितनी अच्छा नंबर ले आया, वो एवेल्यूट ही नहीं होगा। तो अगर आपको पेपर 1 को चेक करवाना है, एवेल्यूट करवाना है, मार्किंग पानी है, भाई सिलेक्शन मेंस तक पहुंचना है, तो आपको सीसेट को क्रॉस करना पड़ेगा। दिस इज द ब्रिज, ठीक है। जिसको क्वालिफाई किया तो आप फिर पेपर 1 चेक होगा, फिर उसके बाद अच्छी रैंकिंग, अच्छे नंबर लाए तो आपको मेंस में बैठने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो सीसेट की वैल्यू तो है भाई। जितने लोग इसको लाइटली लेते हैं ना, उतने ही लोग सीसेट में फेल होने की वजह से मेंस तक नहीं पहुंच पाते, जबकि उनका जीएस नॉलेज बहुत अच्छा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सारे टेस्ट लगाते हैं, अच्छे नंबर आते हैं और पेपर में जाकर भी अच्छे नंबर आते हैं। फिर आकर बोलते हैं कि मैम 0.1 से रुक गया, मैम 0.5 से रुक गया, सीसेट रुक गया, पेपर 1 में तो इतने आए हैं। तो जब आपको पता है कि आपका इन पॉइंट से भी क्वेश्चन पेपर, मतलब आप पीछे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो क्यों ही टाइम को वेस्ट करना, राइट। तो 33% लाना है, मतलब आपको 200 नंबर का 33% लाना है, ये मतलब है, ठीक है।
नाउ इसके बाद ड्यूरेशन जो है भाई वो इसमें 2 घंटे का पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो 2 आवर्स आपके सीसेट पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपका सेकेंड शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर 1 होगा, सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर 2 होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ आगे अगर मैं बात करूं तो मेरिट कैलकुलेशन यानी कि सीसेट के मार्क्स आपके भाई मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ये आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो इस वजह से बहुत टॉप रैंक हासिल करने की तैयारी से नहीं करना है सीसेट की तैयारी, सिर्फ पास होना है, दिमाग में ये थॉट रखना है बस। ओके, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो भाई ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में छप कर आएगा आपका पेपर, सीधी बात। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो गो विद द हिंदी लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो गो विद द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सेम क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में प्रिंट होगा। आ रही है बात समझ में? नाउ तो ये हो गई भाई बेसिक सीसेट की पैटर्न की सीसेट का पेपर कैसा आपको देखने को मिलेगा, कितने घंटे का होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कितनी पासिंग मार्किंग है, एवरीथिंग। नाउ स्ट्रेटजी आपकी तभी बनेगी जब आपको ये पता होगा कि सिलेबस में पूछा क्या क्या जा रहा है। अगर यही नहीं पता है कि सिलेबस में पूछा क्या क्या जा रहा है तो स्ट्रेटजी कहाँ से बनाओगे, लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसे करोगे, है ना। तो पहले एक बार देख लो कि सिलेबस में भाई आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे आपके, ओके, फिर आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन, और अगर हम आगे बात करें तो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन, मतलब जिसमें आपको निर्णय लेना रहेगा, कोई सिचुएशनल क्वेश्चन होगा, वो आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें क्या आप इस स्थिति में होंगे तो क्या करेंगे। दैट्स दिस इज द टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। नाउ इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो अनसीन पैसेज होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब आपका जो पेपर 2 है वो इतने सेगमेंट से भरा पड़ा होगा। आ रही है बात समझ में? इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है, तो ये हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए भाई कि आप आज के सेशन में क्यों आए हैं, कि ये जो लास्ट आपके 40 डेज हैं इसमें क्या ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपका 100% सीसेट का पेपर क्लियर हो जाए। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है। नाउ अब देखिएगा, कोई भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, है ना, तो आपको इसमें ये ध्यान देना है कि पहले एनालिसिस कर लीजिए कि प्रीवियसली कैसे क्वेश्चन आए। हर कोई आपको यही बोलता होगा कि भाई एक बार देख लो कि PYQ कैसा आया है, बट कितने साल का PYQ किसके लिए देखना है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए जो आप लास्ट टाइम पे करें तो आपका भाई पेपर क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें दिमाग में एक थॉट रखना है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, हमें सीसेट में से पास होना है, ओके। ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिएगा, अभी मैं आपको बताऊं तो अगर सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, मैथ्स बन रही है तो रीजनिंग आपसे अपने आप बनेगी, क्योंकि रीजनिंग भाई नॉट सो मच डिफिकल्ट, ओके। आई बात समझ में? तो अगर मैं बात करूं भाई कि सबसे पहले एनालाइज योर सेल्फ, ठीक है, एनालाइज योर सेल्फ, ठीक, कि आप कहां पर लाई कर रहे हो, ओके। आप कहां पर लाई कर रहे हो, मतलब ये एनालाइज योर सेल्फ मतलब कि आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो या आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो, क्योंकि ज्यादातर पोर्शन आपका पेपर में मैथ्स रीजनिंग से भरा पड़ा रहता है ना। तो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको इन 40 दिन में कवर कर लेनी है। तो भाई आप मैथ्स तो पढ़कर ही जाओगे, ठीक है, आप रीजनिंग तो पढ़कर ही जाओगे। ऐसा नहीं होता है कि जिस बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी हो उसकी रीजनिंग वीक हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 99% बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं वो रीजनिंग भी बहुत अच्छे से बना लेते हैं, है ना। इसके अलावा अब एक और यहाँ पर एक बैरियर काउंट होता है। पहला तो ये आपका बैकग्राउंड बता रहा है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो, ठीक है। दूसरा आपका मीडियम भी यहाँ पर डिपेंड करता है, मतलब अगर आप हिंदी मीडियम के हो और मैथ्स बैकग्राउंड के हो, तो अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपकी हिंदी अच्छी होगी, आपकी कमांड हिंदी लैंग्वेज पर होगी, ये आप मान के चलिएगा। मान के क्या, आपकी होगी, ये मैं ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया भाई, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो इसमें हिंदी भी आ रही है,
और हिंदी में आपकी बेसिक ग्रामर आ रही है ना। तो आपको क्या क्या पढ़ लेना इन 40 दिनों में? भाई आपको, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो तो आप मैथ्स पे अच्छे से ध्यान दे लो, आप रीजनिंग में अच्छे से ध्यान दे लो, ठीक है, और आप हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन लगा डालो, ओके। इसके अलावा देखो, ये अच्छे खासे मात्रा में ये पूछे जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। फिर हिंदी भी आजकल लास्ट 2-3 साल से अगर हम एनालाइज करें तो हिंदी भी 15 प्लस 20, 18, 25, 22 ऐसे नंबर पे हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हिंदी का भी वेटेज है। तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर फायदे में हो जाते हैं कि हाँ, अगर वो इतना कर लें, इतना कर लें और इतना कर लें तो भी वो सी सेट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा सिलेबस में तो और भी चीजें हैं, ठीक है, सिलेबस में और भी चीजें हैं। कॉम्प्रिहेंशन भी आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है और कॉम्प्रिहेंशन आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी वाला भी आता है और इंग्लिश वाला भी आता है, ठीक है। तो भाई आपकी लैंग्वेज आपके हाथ पर है, आप जिस लैंग्वेज में कम, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी वाले कॉम्प्रिहेंशन को तो सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। और इंग्लिश वाले हो तो थोड़ा आपको दिक्कत, हिंदी वाले हो और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है तो थोड़ा आपको दिक्कत करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये हो गया। अब इसके अलावा भाई जिसका मीडियम अगर हिंदी ना हो के इंग्लिश है तो फिर वो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे कमांड बना ले। तो इंग्लिश पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम्स हुआ, फ्रेजल वर्ब हुआ, ठीक है, और सिनोनिम हुआ, और अनसीन पैसेज में भी एक आध वोकैब और 4-5 पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो इतना कर लेगा। हिंदी अगर वो छोड़ भी दे तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के बेसिस पर वो पास होने की कगार पर तो आ ही जाएगा। कगार क्यों बोला? क्योंकि आगे 2-3 सेगमेंट और बचे। इधर आ जाओ जरा। अब जो बंदे नॉन मैथ्स वाले हैं, है ना, तो नॉन मैथ्स वाले हैं तो रीजनिंग तो वो फिर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि रीजनिंग भी ना बने उनसे, रीजनिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा नॉन मैथ्स में अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद इन नॉन मैथ्स वालों को जो बचा कुचा पोर्शन है, यानी कि कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, इस पर आपको थोड़ा सा कमांड बनाकर चलनी पड़ेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इनको नहीं करना है, इनको कम्युनिकेशन नहीं करना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इनको करना है मैथ्स वालों को, लेकिन नॉट दैट मच हाई लेवल कि भाई उसके बिना मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसी नौबत नहीं आएगी मैथ्स बैकग्राउंड वालों की, ठीक है। लेकिन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको कॉम्प्रिहेंशन भी सही करके आना पड़ेगा, उनको कम्युनिकेशन भी सही करके आना पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग के भी सही करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ हिंदी, इंग्लिश, मतलब हर सेगमेंट में थोड़ी थोड़ी कमांड उनकी होनी चाहिए, तब जाके वो क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि यूपी का सी सेट थोड़ा टफ होता है अदर स्टेट पीसीएस से, है ना, बहुत इजी नहीं आता कि आप सोचो कि अरे हल्के में 33% आ ही जाएंगे, नहीं आते। जो हल्के में लेते हैं पेपर उनको हल्के में ले लेता है नाउ। तो ये हो गई कैटेगरी कि आपको तैयारी करनी है, अपने आप को पहले एनालाइज करो, उस हिसाब से सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अब आपने सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, वीडियो देख के आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि आप कौन सी कैटेगरी पर आ रहे हो नाउ। अब देखिएगा, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू उठाकर लगाने हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 5 साल का पैटर्न कैसा रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग के लिए आपको लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू उठाकर देख लेने हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन थे, या फिर कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल कैसी सेट की जा रही है, कितने लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको 10 साल का, मैं ये नहीं कह रही कि मैथ्स रीजनिंग में भी आप 10 साल के पीवाईक्यू लगा लो, नो, मैथ्स रीजनिंग न्यूमेरिक सब्जेक्ट है, पैटर्न चेंज होता है, तो 5 साल आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को आपको अलग से बहुत टाइम नहीं देना है, इसके लिए भी आप 5 साल के पेपर के पैसेज उठाकर सॉल्व कर लो, काफी होगा, रफली आइडिया तो मिल जाएगा कैसा क्या क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। अब हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी के लिए हमारे YouTube चैनल पे आपने दुर्गेश सर का वीडियो देखा होगा जो हिंदी स्पेशल पढ़ा रहे हैं, तो वो सीरीज देख लो, वो काफी है। और अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो हिंदी और इंग्लिश के लिए गो टू द मार्केट, सबसे पतली से पतली बुक उठा लो हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर की, उसको जाकर देख लो, बेसिक ग्रामर बुक, पतली से पतली, ठीक है, पतली से पतली, जिससे आपको डिप्रेशन ना आए मोटी बुक देख के। नहीं तो ग्रामर बहुत मोटी मोटी बुक भी आती है, उतनी नहीं पढ़नी, पतली से पतली बुक उठाना मार्केट से, जो थोड़ी ऑथेंटिक हो, मतलब ऐसा नहीं कि गलत लिखा हो, उसमें देख लेना अंदर का कंटेंट और उसके हिसाब से आप इसको लास्ट दिनों में पढ़ डालो। डेली एक एक पन्ना पन्ने डिवाइड कर लो,
40 दिन के हिसाब से 40 पन्ने खत्म कर लो, ठीक है। 40 एक पन्ने को 2 पेज को एक बार काउंट करोगे तो 40 दूनी 80 पन्ने ऐसे खत्म कर लोगे आप, ओके। इस तरीके से आपको करना है। नाउ अब इस 40 दिन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, ओके। 40 दिन को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि 10 दिन आप मैथ्स को देंगे, ओके, 10 दिन आप रीजनिंग को देंगे। अभी यूट्यूब पे मैं मिशन 12 अक्टूबर के नाम से सीरीज चला रही हूँ जिसपे मैं रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसी टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि मैं 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाऊंगी रीजनिंग के, 10 उठाऊंगी मैथ्स के। 10 दिन में मैथ्स खत्म, 10 दिन में रीजनिंग खत्म इन द सेंस एक बेसिक रिविजन हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट के साथ और पीवाईक्यू के साथ कि कैसा क्या क्वेश्चन आया हुआ है और कैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरी सीरीज आप अटेंड कर लो, डेली शाम को 6 बजे आ रही है लाइव, ठीक, यूपीपीएससी चैनल पर, ठीक। इसके अलावा 2 दिन आपको देना है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल के लिए। आई नो कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल का कंटेंट इजीली नहीं मिलता है, बट मैं 2 सेशन लेकर आऊंगी, एक सेशन कॉन्सेप्ट का और एक सेशन क्वेश्चन का, एमसीक्यू का। तो ये 2 दिन आप कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल को या तो मेरे सेशन से कर लो या तो अगर आप कोई बुक प्रेफर कर सकते हो तो बुक से कर लो। अदरवाइज ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप सिर्फ मेरा वीडियो देख लेना, सुन लेना, बस मैं गारंटी दे रही हूँ आपको क्वेश्चन बनेगा पेपर में, ओके। नाउ फिर बचे भाई आपके 7 दिन, आप इसको हिंदी के लिए दे दो, बचे 7 दिन आप इंग्लिश के लिए दे दो। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ती तो इन 7 दिनों को आप कहीं और यूटिलाइज कर लो, चाहे आप मॉक टेस्ट लगा लो, चाहे आप रिविजन कर लो। अब ये 40 दिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सीसेट पढ़ना है, आपका बेसिक जो जनरल पेपर 1 है वो भी साथ में चला आ रहा है, उसके साथ इसको टाइम देना है आपको 1-1, 1.5 घंटा बस। बहुत अच्छी है सब कुछ, तो सिर्फ 1 घंटा तो डेली। आज मतलब अभी मेरे 3 लेक्चर जा चुके हैं उस पर, तो किस पे, रीजनिंग पे। तो इसी हिसाब से मैं चल रही हूँ, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से डेली देख लिया करो, हो गया। लाइव नहीं देख पाते कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लो 2x पे, एक ब्रश अप हो जाएगा आपके माइंड में सिलेबस को लेकर। एक दिन आप कॉम्प्रिहेंशन को देना और 10 साल के, 5 साल के, 7 साल के पीवाईक्यू उठाकर सॉल्व कर लेना एक दिन में, बस बैठना, ठीक। कितने देर लगेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे 4 घंटे, एक दिन देना बस, अलग से नहीं पढ़ना इसके लिए। फिर बचे जो 3 दिन हैं आपके, ये हो गए आपके कितने, ये हो गए पूरे 40 दिन नहीं, तो बचे 3 दिन, ये आपकी इच्छा, आपको रिवीजन करना है या यहाँ पर कोई टॉपिक ऐसा है मैथ और रीजनिंग में से जो आपको पल्ले नहीं पड़ा, जो इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम देना, यहाँ पे टाइम दे लो। तो इस तरीके से आपको इन 40 दिन का यूटिलाइजेशन करना है। लास्ट में आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। अब बहुत ये नहीं कि भाई हमको टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि पेपर 1 के भी मॉक टेस्ट लगाने हैं, कोई बात नहीं, लास्ट के 10 दिन में टेस्ट लगा लो, भर भर के टेस्ट लगा लो बस, क्योंकि लास्ट का टाइम तो हम टेस्ट सीरीज के लिए रखते हैं, है ना। तो इस तरीके से भाई आप अगर जाएंगे तो आप, आई डोंट थिंक कि होगा कि आपका सीसेट ना निकले। ये इन सभी के लिए इन नंबर ऑफ डेज के हिसाब से मेरी सीरीज यूट्यूब पर आ ही रही है ना। टेलीग्राम चैनल है मेरा, ये इस पे मैं अपडेट कर दूंगी आपको सीसेट से रिगार्डिंग जो कुछ भी हम आगे लेकर आएंगे सेशन में, या फिर आगे जो भी प्लानिंग होगी वो आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। सीसेट बाय आयुषी मैम टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। आई बात समझ में। तो इन 40 दिनों को अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका बन जाएगा, है ना। अगर इनमें से ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको ये सब कुछ पता है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है ना। जिनको नहीं पता है या जिनको आगे अपने आप को अपडेट करना है या जिनका भाई सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए कि कैसी स्ट्रेटेजी इन 40 दिनों में होनी चाहिए। होप सो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इस हिसाब से टाइम टेबल बनाकर आप पढ़ो मेरे साथ डेली शाम को 6 बजे, आराम से आपको पेपर बनेगा। पैनिक मत होना, शांति से करना, क्योंकि ऐसा होता है कि पहले पेपर देखो तो लगता है कि यार नहीं बनेगा या पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन आगे चलते चलते क्वेश्चन बनने लगते हैं, है ना। तो थोड़ा फोकस्ड रहना, पॉजिटिव रहना, ओके। चलिए, तो आज फिर हम शाम को वापस मिलते हैं आपसे 6 बजे इसी चैनल पर, ठीक। रीजनिंग का अगला टॉपिक करेंगे हम, ब्लड रिलेशन। जुड़ना मत भूलिएगा। कब तक हमारी क्लासेस रहेंगी, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। लास्ट में आपको मैराथन्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, पीवाईक्यू हो या फिर पूरा सिलेबस कंप्लीशन हो, सब कुछ। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पर डे 1-1 घंटा दो, बन जाएगा आपको, अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ इतना देर दे लो शाम को 6 से 7, 7:30 तक, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच जिनको भी ये वीडियो पसंद आया हो और हमारे साथ बने रहे इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।